मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना खत्म। उपराज्यपाल नजीब जंग से बातचीत के बाद लिया फैसला। जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजे गए आरोपी पुलिस वाले। दिल्ली की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को केजरीवाल का झटका। केंद्रीय बिजली मंत्री से मदद मांगी। दरें नहीं बढ़ा पाने से वर्किंग कैपिटल की भी दिक्कत। वित्तीय घाटे के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। विनिवेश से इस साल 75,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है सरकार। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। बैंक, ऑटो और मेटल शेयरों की बदौलत संभला बाजार। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के बाद सेंसेक्स 50 पॉइंट ऊपर बंद। निफ्टी 6,300 के ऊपर टिके रहने में कामयाब। भारत की इकोनॉमी को लेकर उम्मीदें थोड़ी बड़ी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कारोबारी साल 2015 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 5% से बढ़ाकर 5.4% किया। ग्लोबल ग्रोथ अनुमान में भी मामूली बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सुर्खियों पर एक नजर। ट्रेन से भी कम पैसे में कीजिए अब हवाई सफर। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, को और इंडिगो ने घरेलू उड़ानों पर 50% तक की छूट का ऐलान किया। इस साल 37 और रूट पर प्रीमियम एसी ट्रेन चलाने की योजना। दिल्ली मुंबई रूट पर प्रीमियम एसी ट्रेन की सफलता भुनाने में जुटी रेलवे। और सोने की स्मगलिंग रोकने पर सख्त हुई सरकार। कस्टम ड्यूटी चुकाकर सोना लाने वालों पर भी आयकर विभाग रखेगा नजर। देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर स्पेशल टीमें तैनात। भारी तमाशे के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना धरना खत्म कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बातचीत के बाद ये फैसला हुआ। केजरीवाल की मांग आरोपी पुलिस अधिकारियों को हटाने की थी, लेकिन उनकी मांगों को उपराज्यपाल ने आंशिक रूप से मानते हुए आरोपी पीसीआर इंचार्ज और एसएचओ को फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया है। उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया और न ही कोई अनुशासक कार्रवाई की गई है, लेकिन जांच पूरी होने तक वो छुट्टी पर ही रहेंगे। 2 दिन से अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रेल भवन के सामने धरने पर बैठे थे। वो दिल्ली पुलिस को भी राज्य सरकार के हवाले करने की मांग कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने आरोपी पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजने को दिल्ली की जनता की जीत बताया है। कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। नहीं है माइक, यहाँ गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है, मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। तो दिन भर के हंगामे के बाद आखिरकार दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी कुछ हद तक कम हुई है। आज दिन भर में दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती रही। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पथराव भी हुआ। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बाद में पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। ऐसे में लोगों का मूड क्या है, एक वोटर क्या चाहता है, ये जानने के लिए लोक नीति IBN ने एक देशव्यापी सर्वे किया है। लोकनीति IBN के देशव्यापी सर्वे में आज हम आपको बताएंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जनता के मूड की बात। अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक और तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है। केरल में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसे जबरदस्त नुकसान की आशंका है। इस सर्वे की खास हाईलाइट जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अतुल मिश्रा के पास। अतुल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोकनीति नेटवर्क 18 का सर्वे क्या कहता है? आखिर क्यों यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक तरफ थोड़ा झटका है, दूसरी तरफ थोड़ा आसान?
जी, लोकसभा चुनाव के लिहाज से दक्षिण के राज्य काफ़ी अहम हैं और हम अगर बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की तो वहाँ भी जो है वो काफ़ी अहम भूमिका होगी तमिलनाडु की और यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत दिख रही है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें पिछले 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और अब की सूरत पे अगर हम देखें तो यहाँ AIADMK को 27% वोट मिलने की उम्मीद है। उसको 4% वोट बैंक का सीधा फायदा होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के वोट बैंक में 2% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। बीजेपी को 14% वोट बैंक बीजेपी का बढ़ रहा है। यहाँ पर 2009 में 2% उसको वोट मिले थे, जबकि इस बार अभी अगर चुनाव होता है तो 16% उसे वोट मिलेंगे। हालांकि DMK को भारी नुकसान है, करीब 7% वोट बैंक उसका खिसकता दिख रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तमिलनाडु से तो उसे 3% वोट मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर सीटों की बात करें तो अभी अगर चुनाव होते हैं तो AIADMK को 15 से 23 सीट मिल सकती हैं, जबकि DMK को 7 से 13 सीट मिल सकती हैं। कांग्रेस को भी 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 4 से 10 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी सबसे पहली पसंद है और 17% लोग चाहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना, जबकि राहुल गांधी को तमिलनाडु के 11% लोग जो है प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में यहाँ राय ये है कि करीब 10% लोग सर्वे में सामने आया है कि आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात अगर यहाँ करें तो इस बार आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को जो है करीब 14% वोट बैंक का नुकसान होता दिख रहा है 2009 के मुकाबले, जबकि बीजेपी को 6% उसके वोट बैंक में इजाफा दिख रहा है अगर अभी चुनाव होते हैं। YSR कांग्रेस को भी जो है 22% जो है ज़्यादा उसको वोट बैंक मिलता दिख रहा है, क्योंकि नई पार्टी है और 2009 में चुनाव में नहीं थी। TDP को 4% वोट बैंक का नुकसान होता दिख रहा है। TRS को भी 5% वोट बैंक का फायदा होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को भी 2% वोट मिल सकते हैं अगर अभी चुनाव हुए तो। सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। YSR कांग्रेस सबसे ऊपर है, 11 से 19 सीटें ले सकती है अगर अभी चुनाव हुए, जबकि TDP को 9 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी भी 4 सीटें हासिल कर सकती है। यहाँ पर अगर हम PM पद के पसंद की बात करें तो नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 20% लोग चाहते हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखना चाहते हैं, जबकि सीमांध्रा में उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, 23% लोग उन्हें PM के तौर पर देखना चाहते हैं। जबकि तेलंगाना में राहुल गांधी लीड ले रहे हैं, 22% लोग उन्हें PM के तौर पर देखना चाहते हैं। सीमांध्रा में उनकी लोकप्रियता कम है, 9% लोग ही उन्हें PM के तौर पर देखना चाहते हैं। हालांकि आप को यहाँ पर 7% लोग चाहते हैं कि वो वोट देंगे अगर चुनाव लड़ती है आप तो। अतुल, वहीं केरल और कर्नाटक पर क्या निकल कर आया है इस सर्वे में? ये सर्वे के मुताबिक अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को सीधा फायदा होता दिख रहा है। अगर वोट परसेंटेज हम देखें 2009 के मुकाबले और अगर अभी चुनाव होते हैं तो यहाँ पर UDF को जो है 50% वोट मिलता दिख रहा है, यानी 2% उसके वोट बैंक में इजाफा है, जबकि LDF को वोट बैंक में 11% का नुकसान हो रहा है। और BJP जिसका यहाँ बिल्कुल प्रभाव नहीं था, 3% वोट उसे मिलता दिख रहा है अगर अभी चुनाव होते हैं। और उससे ज़्यादा कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को है। सर्वे के मुताबिक 5% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। और अगर अभी चुनाव होते हैं, सीटों के तालमेल की बात करें तो यहाँ पर UDF को 12 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं केरला से, जबकि LDF को 2 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी को जो है 7% लोग चाहते हैं PM के तौर पर देखना। उनकी लोकप्रियता यहाँ घटी है। 2013 में अगर देखें तो 10% लोग उन्हें PM के तौर पर देखना चाहते थे, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 1% बढ़ी है। 21% लोग उन्हें चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर देखना। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की अगर हम यहाँ बात करें तो उसका भी जो यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छा बनता दिख रहा है, करीब 13% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी को येदियुरप्पा के आने से कोई बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, नफा नुकसान की बात करें तो कांग्रेस को 4% वोट का फायदा होता दिख रहा है 2009 के मुकाबले, जबकि बीजेपी को 10% वोट उसका बढ़ता दिख रहा है कर्नाटक में। जेडीएस को भी 5%, जेडीएस का भी वोट बढ़ता दिख रहा है यहाँ पर। और आम आदमी पार्टी को भी 3% वोट मिलने की उम्मीद है अगर अभी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो। अगर यहाँ पर सीटों की बात करें कर्नाटका में तो कांग्रेस को 10 से 18 सीटें मिल सकती हैं अगर अभी आज चुनाव कराए जाएं तो, जबकि बीजेपी को 6 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं यहाँ पर। जेडीएस को भी 4 से 8 सीटें मिलेंगी।
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर देखें तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा है और 28% लोग उन्हें पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी को 19% लोग ही पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की अगर हम कर्नाटक में बात करें तो 14% लोग आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में वोट देना चाहते हैं। सर, यहाँ पर संजय जी अब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, सर्वे पर और विश्लेषण के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की पहले यहाँ पर बात करें तो जयललिता और जगन रेड्डी के तौर पर दो क्षेत्रीय नेता सबसे ज्यादा सीटें अपने अपने राज्य में ला सकते हैं। क्या ये दोनों ही अगली सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? दोनों प्लेयर जयललिता और जगन रेड्डी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए प्री पोल अलायंस करने में इनकी कोई दिलचस्पी अभी तो कम से कम नहीं है। ये कोशिश करेंगे कि इनके लिए सारे ऑप्शन खुले हों। आमतौर पर माना जा रहा है कि एनडीए, अगर करंट एनडीए सबसे बड़े फॉर्मेशन के रूप में आएगा तो जयललिता को उनको कोई दिक्कत नहीं होगी एनडीए के साथ चुनाव के बाद जाने में। पहले नहीं जाएंगी तो इसका कारण सिंपल है कि वहां पर मुस्लिम वोटों का उनको ख्याल रखना होगा। यही बात जगन रेड्डी पर भी लागू होती है कि वो भी कांग्रेस के साथ झगड़ा कर लेने के बाद अभी प्री पोल अलायंस की कांग्रेस की कोशिशें अगर हैं भी तो उसको नहीं मानने वाले, वो भी अपने ऑप्शन खुले रखेंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ भी पहले नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों जगहों पर बीजेपी के वोट काफी बढ़ रहे हैं, दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी है, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए वो सीटों में कुछ तब्दीली नहीं होने वाली। कांग्रेस तो दोनों जगह लूजर है ही। जी संजय जी, दक्षिण भारत के चारों राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस वोट शेयर के मामले में ओवरऑल शायद बेहतर हो, लेकिन कर्नाटक में जैसी हालत है उसकी वजह से सीटें पिछली बार के मुकाबले शायद कम हो। क्या येदियुरप्पा फैक्टर पार्टी के लिए भारी साबित हो रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस येदियुरप्पा को इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी समझा गया है, हमारे CSDS सर्वे के मुताबिक पता लगता है कि येदियुरप्पा के आने से भाजपा के भी 1/3 वोटर नाराज़ हैं। वो लिंगायत हैं, लिंगायत वोटर भी उनसे नाराज़ हैं। बावजूद इसके 32% का वोट शेयर अगर बीजेपी का है तो कांग्रेस का तो 42% है। तो जाहिर है कि कांग्रेस वहां पर काफी सीटें लेकर के निकलेगी, क्योंकि कर्नाटक तो कांग्रेस के पक्ष में है ही। विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए थे और सिद्धारमैया एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। बीजेपी की टैली पहले से यानी 6 से 10 के बीच में सीटों का अनुमान उसके बारे में लगाया जा रहा है, तो येदियुरप्पा वाला दांव इनको कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जी शुक्रिया संजय जी इस सारी डिटेल्स के लिए। और लोकनीति IBN के सर्वे पर अब से कुछ ही देर बाद 9:30 बजे CNBC आवाज संपादक संजय पोगालिया के साथ जुड़ेंगे जाने माने मेहमान, और इसी सर्वे पर विश्लेषण होगा। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में। और ट्रेन से भी सस्ता हुआ है हवाई सफर। क्या है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस की ऑफरिंग, बताएंगे डिटेल ब्रेक के बाद। वित्तीय घाटे के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। CNBC आवाज की इस एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार को विनिवेश से 75,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार को विनिवेश से जबरदस्त आमदनी होने वाली है, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने आकलन किया है, उससे अब सरकार को उम्मीद है कि विनिवेश के जरिए चालू कारोबारी साल में करीब 75,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने बजट में जो लक्ष्य रखा था वो था 54,000 करोड़ रुपए के, तो लक्ष्य से काफी ज्यादा रकम जुटाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसमें सबसे ज्यादा जो मददगार साबित हो रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक और बाल्को में जो हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना है। हिंदुस्तान जिंक में सरकार ने हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले भी लिया है, तो इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद सरकार को है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण तरकीब है वो है एक्सिस बैंक में जो हिस्सेदारी बेचने का सरकार ने फैसला लिया है सूती के जरिए, उससे करीब 6,000 करोड़ रुपए आएंगे। और जो भारी भरकम कैश पर बैठी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं, NMDC, सेल, कोल इंडिया, तो यहां से जो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड आ रही हैं, उनसे सरकार को लगता है कि 30,000 करोड़ रुपए इस जरिए से आ सकेगा। इसके अलावा PSU ETF जो अगले महीने लॉन्च
लॉन्च करने की सरकार की योजना है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उससे करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। और इसके अलावा इंडियन ऑयल का जो क्रॉस होल्डिंग का फैसला लिया गया था पिछले दिनों, इससे करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। और अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए सरकार पहले जुटा चुकी है। तो अब सरकार को लगता है कुल मिला के उन्हें 75,000 करोड़ रुपए विनिवेश से आ पाएगा। हालांकि एक सवाल जो बाजार के जानकार बेहतर बता पाएंगे कि क्या बाजार इतने ज्यादा विनिवेश को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है कि नहीं है। जी, और अब बात करेंगे यहाँ पर बाजार की। बाजार में तेजी कायम है। हालांकि एक समय सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट ऊपर था और बंद होते होते तेजी सिमटकर 50 पॉइंट रह गई, लेकिन निफ्टी किसी तरह 6300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार को आज सहारा देने का काम किया बैंक्स, ऑटो और मेटल शेयरों ने। प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। वहीं ऑटो में मारुति और टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा रफ्तार में दिखे। सिसा, स्टरलाइट, टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक मेटल में सबसे ज्यादा चमके। और अगर आप एक महीने के बाद घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी से बुकिंग कराना आपके लिए फायदेमंद होगा। देश के 3 बड़ी बजट एयरलाइन स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो ने घरेलू रूट पर 50% सुपर सेल ऑफर लॉन्च किया है। इसके अलावा एयर इंडिया ने भी 50% छूट का ऑफर लॉन्च किया है। कहाँ कितने की टिकट मिल रही है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अतुल मिश्रा। अतुल, एयरलाइंस क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं और क्या एक जेन्युइन सेल है? अगर आप हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो इस समय सबसे बेहतरीन टाइम है आपके लिए कि एयर टिकट आप बुक कर लें, क्योंकि स्पाइस जेट जो लो कॉस्ट एयरलाइन है उसने सबसे पहले 50% डिस्काउंट का ऑफर दिया है अपनी सभी घरेलू उड़ानों पर। और ये डिस्काउंट बेसिक किराए और फ्यूल सरचार्ज पर छूट आपको दी जाएगी। और स्पाइस जेट ने 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी की रात तक ऑफर अपना रखा हुआ है और इस पर आप 1 महीने बाद सफ़र कर सकते हैं। इस डिस्काउंट से किराए इस लेवल तक गिर गए हैं कि आप देख सकते हैं कि मुंबई दिल्ली 3054 रुपये में आपको एयर टिकट वन वे मिल रहा है, जबकि दिल्ली मुंबई 2830 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह मुंबई कोलकाता 3090 रुपये में टिकट मिल रहा है। जाहिर सी बात है दूसरी एयरलाइंस पर दबाव था। गो एयर और इंडिगो ने भी अपने किराए मैच किए हैं स्पाइस जेट के साथ, उन्होंने भी अपने किराए गिराए हैं। हालांकि उन्होंने किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया है। साथ ही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने भी अपने सभी घरेलू उड़ानों पर 50% डिस्काउंट का ऐलान किया है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि एयर इंडिया का जो ऑफर है उसमें टैक्सेस भी शामिल हैं, यानी किराए थोड़ा और सस्ते हैं। एयर इंडिया का जो ऑफर है वो सबसे सस्ता ऑफर 1357 रुपये की एयर टिकट है। साथ ही कोलकाता अगरतला की अगर देखें 1385 रुपये, दिल्ली और मुंबई की 2380 रुपये, दिल्ली अहमदाबाद की उड़ान पर 2292 रुपये का टिकट मिल रहा है। ये अगर देखें तो फिलहाल लीन पीरियड होता है एयरलाइंस के लिए और एयरलाइंस चाहती हैं कि एडवांस में टिकटों की बुकिंग कर लें ताकि पैसेंजर लोड उनका बना रह सके, साथ ही उनको सरप्लस कैश भी मिल सके ताकि वर्किंग कैपिटल की कमी वो पूरी कर सकें इस पैसे से। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छा समय है इस समय हवाई सफर करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। हवाई सफर सस्ता हो रहा है मगर ट्रेन का सफर महंगा हो सकता है। दिल्ली मुंबई के बीच प्रीमियम एसी ट्रेन से होने वाले मोटी आमदनी को देखते हुए रेलवे अब दूसरे रूट्स पर भी ऐसी ही ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। रेलवे की निगाह अब हवाई सफर करने वाले यात्रियों पर है। दिल्ली मुंबई के बीच दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू की गई प्रीमियम एसी ट्रेन चलाकर रेलवे ऐसे काफी यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक लाने में कामयाब रही है। अब रेलवे दिल्ली मुंबई की तर्ज पर देश के 37 रूट पर ऐसी प्रीमियम ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले रेलवे लंबी वेटिंग वाले ट्रंक रूट पर ये सेवाएं शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, मुंबई बंगलुरु और मुंबई अहमदाबाद जैसे व्यस्त रूट शामिल होंगे। इसके अलावा छुट्टियों के लिए खास तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और हाई डिमांड वाले रूट मसलन गोवा, बीकानेर, पटना, लखनऊ जैसे रूट पर भी ये ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा रेलवे ऐसी भी तकनीक विकसित करने पर विचार कर रही है कि जिसमें किसी रूट की ट्रेन पर अगर तय सीमा से ज्यादा लंबी वेटिंग हो जाए तो उस ट्रेन को ऑटोमेटिक प्रीमियम ट्रेन में कन्वर्ट किया जा सके। जाहिर है कि प्रीमियम एसी ट्रेन से रेलवे की आमदनी भी बढ़ी है। दिल्ली मुंबई रूट पर 21 कोच वाली राजधानी से रेलवे को एक तरफा करीब 19 लाख रुपए की कमाई होती है। वहीं केवल 17 कोच वाली प्रीमियम ट्रेन ने उसी रूट पर रेलवे को 23.5 लाख रुपए कमा कर दिए हैं। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक किसी भी राजधानी ट्रेन के मुकाबले प्रीमियम ट्रेन की आमदनी 43% तक ज्यादा है। जाहिर है कि प्रीमियम ट्रेनों में केवल AC3 और AC2 कैटेगरी होती है और इनका किराया डिमांड के मुताबिक डायनेमिक प्राइसिंग के आधार पर रेलवे तय करती है। हालांकि रेलवे इस बात का ख्याल रखती है कि किराए हवाई किरायों से ज्यादा नहीं हो। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
और यहाँ पर ताज़ा खबर आ रही है कि आरबीआई की अरिजीत पटेल कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है डिटेल्स के साथ। लक्ष्मण, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? देखिए, दरअसल इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी रिजर्व बैंक समय समय पर जारी करती है उसमें किस तरह से फेरबदल करने की जरूरत है। उसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो काफी व्यवहारिक हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जिन मुद्दों को लेकर लगातार आरबीआई और सरकार के बीच कहीं ना कहीं मतभेद के स्वर दिखते थे, उन मतभेद को सुलझाने के लिए एक सेट फॉर्मेट बताया है इस अरिजीत पटेल ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो भी आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए आप नॉमिनल एंकर एक बताएं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कि हाँ, किसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी में क्या ध्यान रखेंगे। उससे आप महंगाई को ध्यान रखें, महंगाई में लेकिन खास तौर से यहाँ पे सीपीआई को ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि हम क्या इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी क्या उठाने जा रहे हैं। सीपीआई का एक लक्ष्य तय करके रखें, वो 4% रखें और 4% में +-2% का रखें और उसके हिसाब से आप मॉनेटरी पॉलिसी को तय करें। ये जो लक्ष्य आप रखते हैं उस लक्ष्य को 2 साल का हॉरिजन बनाकर रखें, यानी 2 साल के लिए लक्ष्य तय रखें और उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करें। साथ ही साथ यहाँ पे जीडीपी के लेकर फिस्कल डेफिसिट को लेकर लिखा गया है कि लगातार ये आता है कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी सरकार की जो है, बजट मैनेजमेंट जो है, इसको लेकर यहाँ पे सुझाव दिया गया है 2016-17 तक यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो जीडीपी के 3% तक करने का लक्ष्य रखा जाए और उसके मुताबिक आगे सरकार काम करे। तो कुल मिलाकर है तो जो अभी मौजूदा पॉलिसी है उससे धीरे धीरे शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है। अभी जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार महंगाई का ध्यान रखते हैं, तो अब कहा जा रहा है कि अब आप जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का ध्यान रखें और सीपीआई को ध्यान में रखते हुए आप मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया ताकि ऐसा ना हो कि लोगों के जीवन स्तर पर भी उसका उल्टा असर ना पड़े और ग्रोथ पर भी उल्टा असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और महंगाई के बीच सामंजस्य बैठाते हुए किस तरह से प्रभावशाली मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और साथ ही साथ सरकार को फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य है उसको कैसे पाया जाए और फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए जरूरी सुझाव दिए हैं अरिजीत पटेल ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनावी सरगर्मी में सतर्कता बरतते हुए इनकम टैक्स विभाग ने अपनी एक स्पेशल टीम देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर तैनात कर दी है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईटी विभाग उन लोगों की फाइनेंशियल डिटेल पर नजर रख रहा है जो कस्टम ड्यूटी चुकाकर सोना भारत ला रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, उन लोगों पर शिकंजा क्यों है जो कस्टम ड्यूटी चुकाकर सोना ला रहे हैं? क्या शक है आईटी विभाग को? देखिए, नियमों के मुताबिक जो लोग 6 महीने या उससे ज़्यादा के वक्त में अब्रॉड रहे हैं वो 1 किलो के करीब का सोना भारत ला सकते हैं 10% की कस्टम ड्यूटी चुकाकर, यानी कानूनी तौर पर सोना लाया जा सकता है। लेकिन ये गोल्ड मूवमेंट का ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और इलेक्शन के माहौल को देखते हुए आईटी विभाग जो है एक स्पेशल टीम उन्होंने बनाई है जो खास एयरपोर्ट पर उन्होंने तैनात की है। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पर जितनी भी गोल्ड मूवमेंट हो रही है उसकी निगरानी रखने के लिए, और साथ ही जो डीआरआई है जो कस्टम इवेजन और गोल्ड स्मगलिंग की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो यहाँ पर आईटी विभाग को उन सभी इंडिविजुअल जो ऐसे सोने इस तरह से ला रहे हैं उनके पैन कार्ड का डिटेल्स दे रहे हैं आईटी विभाग को। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है अगर किसी भी तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाया गया तो उनके फिनेंशियल डिटेल की भी जांच यहाँ आईटी विभाग कर सकता है। इतना सिग्निफिकेंटली जो इंक्रीज है गोल्ड मूवमेंट में, उनको शक है यहाँ विभाग को कि कहीं इसे इलेक्शन फंडिंग के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और साथ ही जो ये नियम कहता है उसके मुताबिक उन लोगों को मोहरा बनाकर ना इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को देखते हुए और सतर्कता बरतते हुए ऐसी निगरानी यहाँ रखी जा रही है, क्योंकि जो आंकड़े अभी बता रहे हैं उसके मुताबिक 3000 करोड़ के सोने जो हैं वो कानूनी तौर पर भारत लाया जा रहा है। और यहाँ पे विभाग को शक है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, जिसको रोकने के लिए इस तरह की निगरानी की जा रही है विभाग की तरफ से। शुक्रिया श्रीमी सारे डिटेल्स के लिए। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना है, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।